हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 है ये बच्चों आपका। और यहाँ पे हम, जैसा कि चैप्टर का नाम है, कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे जो दो वेरिएबल होंगे जिनके। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे, सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे हम, है ना। तो ये है एक क्वेश्चन। आपको क्या करना है, कुछ सिचुएशन दी गई है वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू। आपको कुछ सिचुएशन दी जाती हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करेंगे एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। क्लियर है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. बच्चों, क्या बोला गया है हिंदी में पढ़ लेते हैं। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ठीक है, मतलब अगर आप 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीद के लाते हो किसी एक दिन, तो आपको 160 रुपए देने पड़ते हैं। और एक महीने बाद अगर 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर खरीद के लाओगे तो 300 रुपए देने पड़ेंगे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है आपको। तो दो कंडीशन आपको दी हैं कि भाई एक बार 1 किलो अंगूर और 2 किलो सेब का मूल्य कितना है, और एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है। इसकी हेल्प से आप इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बना देंगे, लीनियर इक्वेशन बना देंगे। और दो वेरिएबल आपके पास ऑटोमेटिकली हो गए। कैसे? सेब और अंगूर का प्राइस, है ना। तो इसकी हेल्प से आप इसकी एक बार कोशिश कीजिए इक्वेशन बनाने की, फिर हम साथ में तो करेंगे ही, बट पहले आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व। तो ठीक है बच्चों, देखिए जिसका इक्वेशन जिसकी आ गई हो वो अपनी इक्वेशन शेयर करेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको, हमें जो दो वेरिएबल हैं वो मान लेने हैं। दो वेरिएबल क्या हो सकते हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स। हिंदी में लिखेंगे आप, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना, x रुपए है। ठीक है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए मान लिया। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, उसके बाद ग्रेप्स की बारी आई, तो 1 किलो ग्रेप्स का मूल्य हमने y मान लिया। ठीक है, ये चीज समझना। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम अंगूर की का मूल्य y किलोग्राम है, y रुपए है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आप लिखेंगे क्या क्या स्टेटमेंट दी है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg सेब प्लस 2 kg सेब है और 1 kg ग्रेप्स है। ठीक है, वो टोटल 160 रुपए में आते हैं। ठीक है, तो अगर 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना होगा, 2 गुना x। ठीक है, और अगर 1 किलो अंगूर का मूल्य y है तो यहाँ पे 1 किलो अंगूर खरीदे y रुपए में। ठीक है, 2 किलो सेब खरीदे कितने में, 2 इंटू एक्स, और 1 किलो अंगूर खरीदे 1 इंटू वाई। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितने रुपए दिए, 160, 160। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। क्लियर है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपको दिखेगा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल। तो 4 किलो अगर सेब है, 1 किलो सेब का मूल्य है x, तो 4 किलो का 4 गुना x, और 2 किलो अंगूर का 2 गुना y। कितने रुपए दिए हैं, 300 रुपए।
ये दो समीकरण बन गए। तो इस तरह से हम इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ज्योमेट्रीय रूप में बोला गया है तो उसमें भी व्यक्त करेंगे। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज तो आप ये देख के ही समझ गए होंगे जो इसकी इक्वेशंस आए हैं कि भाई यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम है। सेम दिख रहे होंगे आपको। नहीं दिख रहे तो एक काम कीजिए, इसको कैंसल आउट करके देखिए। नहीं, अलग है ये, है ना। यहाँ पे 160 है और यहाँ पे 300 है, डिफरेंट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है। तो y कितना हो जाना चाहिए, 2x को राइट हैंड साइड ले जाइए तो 160 माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे हम एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी हेल्प से हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इसके, ताकि हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो x और y ये हो जाएंगे। अब देखिए, इफ x इज इक्वल टू, अगर मैं x को 50 मान लूं, यहाँ पे x की वैल्यू 50 मान लूं, तो y कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू 50, यही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 160 माइनस 100, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर x को 50 माना तो y 60 आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर मैं x को, इफ x इज इक्वल टू 60, x को 60 मान लूं तो y कितना आ जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू 60, कितना आ जाएगा, 160 माइनस 120, कितना आ गया ये, 40 आ गया, है ना। ये अगर 60 होगा तो y कितना हो जाना चाहिए, 40 हो जाना चाहिए। क्लियर है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरा समीकरण आपके पास क्या है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, यही है। तो यहाँ पे एक और हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ कुछ रखे हिट एंड ट्रायल से। देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x है, तो y कितना हो जाएगा, 300 माइनस 4x बटे 2। ये क्या आ गई, आपकी y की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि इफ x इज इक्वल टू, x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, मान लीजिए x की वैल्यू 70 ले ली, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 माइनस 4 इंटू 70 बटे 2, है कि नहीं। तो मैं यहीं पे कर दूं, 70 इंटू 4 कितना होता है, 280 होता है। 300 माइनस 280 कितना आ गया, ये आ गया 20 बटे 2 इज इक्वल टू 10। तो अगर 70 होगी इसकी वैल्यू तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 70 होगी तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। चलिए एक और पे यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। इफ x इज इक्वल टू 80, अगर x की वैल्यू 80 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 300 माइनस, अब 80 इंटू 4 करना, 320 आ जाएगा बटे 2, माइनस 20 बटे 2 दैट इज माइनस 10। तो अगर इसकी वैल्यू 80 होगी तो ये माइनस 10 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर 90 होगी तो कैलकुलेट करके देखना क्या होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दो दो कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास आ गए तो फिर दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं भाई, 50 60 एंड 60 40, ये तो आ जाएगी। इस कोऑर्डिनेट से हमारी ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, इसकी लाइन आ जाएगी। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 70 10 एंड 80 माइनस 10। ये हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इसकी हेल्प से एक बार खुद कोशिश करो ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट करने की, वो हो जाएगा
ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, ज्योमेट्रिकली कर पाओगे इसको, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो ये वैल्यूज है ना, जैसे मैंने यहाँ पे x को 50 माना है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी 50 ही मानो, है ना। आप अपने अकॉर्डिंगली वैल्यूज इनकी बदल सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, मान लो एक वैल्यू 10 आ रही है, एक 200 आ रही है, तो ग्राफ पे प्लॉट करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करना ये वैल्यूज आसपास ही रहे, बहुत ज्यादा अंतर ना आए इनमें, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। तो इस पे हम कोऑर्डिनेट्स बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। चलिए, एक बार कोऑर्डिनेट्स और लिख लेते हैं, क्या क्या आए थे हमारे पास। 50 60 एंड 60 40, है कि नहीं? 50 60 एंड 60 40। और दूसरे के क्या आए थे? 70 10 80 माइनस 10, 70 10 एंड 80 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 80 तक है, 80 तक है। तो कोशिश करेंगे इसको बनाने की। इसको लिख लीजिए आप 10 20 30 40 50 60 70 80 90, है ना। इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। अब इस तरफ देखते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब देखिए माइनस में ज्यादा है नहीं, तो माइनस की तरफ आप लिखेंगे -10 -20, दैट्स इट। -10 -20, है ना, क्योंकि माइनस में -10 तक है। तो अब इसको आप प्लॉट कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x होता है और ये y होता है ना। ये x की वैल्यू हो जाती है, ये y की। तो x है 50, मतलब यहां से हमें 50 स्टेप्स 50 तक चलना पड़ेगा। 50 कहाँ पे? यहाँ पे है। और y कितना है? 60 है। अब y की डायरेक्शन में चलेंगे 60 तक, तो कहाँ पे आ गया? ये यहाँ पे कहीं बनेगा हमारा पॉइंट। फिर अगर x 60 है और y है 40, तो x 60 हो गया, y हो गया 40, यहाँ तक बनेगा, ऐसा कुछ है कि नहीं। तो इसको ज्वाइन कर देंगे, ये एक लाइन बन जाएगी। अब ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड को देख लेते हैं, फिर सबको एक साथ मार्क कर लेंगे, ठीक है। सेकंड लाइन देखिए, 70 और 10, 70 ये हो गया और 10 हम यहाँ तक पहुंचेंगे कहीं, 70 10। उसके बाद 80 और -10, 80 और -10 यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसा कुछ हमारे पास आया है। अब इनको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आता है।
ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो एक चीज अगर ध्यान देंगे आप, तो ये दोनों लाइन पैरेलल आई हैं, ठीक है, दोनों लाइन हमारी पैरेलल आई हैं एक दूसरे के। पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हम यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए थे, ये आया था 50 एंड 60, और ये आया था 60 नहीं, ये वाला आया था 50 एंड 60, और ये आया था 60 40। अभी यहाँ पे ये कितना आया था, ये आया था बच्चों 70 10 एंड ये आया था 80 -10, है कि नहीं। तो ये जो लाइन्स बनी है किस किस की बनी है हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन थी क्या थी, 2x + y = 160, उससे तो ये आया है ना, 2x + y = 160। और जो दूसरी लाइन आई है वो किससे आई है, वो आई है हमारे पास 4x + 2y = 300। यहाँ पे लिख लेंगे 4x + 2y = 300। तो ये वाली लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और दोनों हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या हुआ बच्चों, पैरेलल मतलब कोई हल नहीं मिलेगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है, हमने 2-3 क्वेश्चन करके देख लिए हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करने आ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ये इक्वेशंस चेंज मिले। जब इक्वेशन आप बनाएंगे तो ये समीकरण आपको अलग मिल सकता है, तो उसकी वजह से आपका ग्राफ भी, जो आप लाइन बना रहे हैं वो थोड़ी अलग बन सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो बच्चों यहां से हमने क्या सीखा है, देखिए अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, है ना। ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे थे। ग्राफीय निरूपण से हमें क्या पता लगता है कि भाई कुछ लाइंस है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की लाइंस हमारे पास आती हैं। कैसे आती हैं, देखिए यहां से मैं बनाने की कोशिश करूंगा। या तो ऐसे हो सकती है लाइन, या फिर ऐसे बना सकते हैं आप दो लाइंस, या फिर ठीक है। तो ये क्या हो जाती है बच्चों, देखिए अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस,
ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ये पैरेलल लाइंस हो गई, और ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। तो जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, अलग अलग तरीके की लाइंस आपको मिलेंगी। ये आगे भी यूज होने वाला है, पर अभी तक जितना सीखा है वो तो आप रिवाइज कर लो। उसके बाद देखिए, अगर इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, तो किसी एक ही पॉइंट पे हो रही है ना, तो यहाँ पे ये चीज मान लीजिए आपको सिर्फ एक हल मिलेगा, वन सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा। और अगर कोइंसिडेंट की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये आप रिवाइज कर लेंगे, और हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली चीज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब जो हमारे पास आगे आएंगी चीजें, आगे तरीके आएंगे, वो है एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसको हम हल करते हैं, जो समीकरण है एल्जेब्रिक तरीके से, अलग अलग तरीके आएंगे, उनको हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। तो बच्चों इसको जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।